तो सबसे पहले तो जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका धन्यवाद भी है और स्वागत है कि आप लोग सब इस सेशन को सुनने के लिए यहाँ हॉल में हैं। उम्मीद करता हूँ अभी जब तक हम सेशन शुरू करेंगे शायद कुछ और भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे। और मुकेश जी ने जैसा कि बताया ये हमने एक अलग सा सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन जो यंगस्टर्स हैं उनको भी इसके बारे में बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत उपयोगी जानकारी है और बहुत सी चीज़ें आजकल। मे आई हैव योर अटेंशन, आप जो टेबल पे बैठे हैं यंगस्टर्स, मैं आप इधर देख सकते हैं थोड़ा सा। आप सेशन सुनने आए तो सेशन सुनिए प्लीज़, बातचीत करने के लिए तो गार्डन है। आई थिंक आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सिर्फ ओल्ड एज में ही प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप यंग एज में भी आप देखते हैं कि कैसे लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। ये आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां बताएंगे जिससे कि आप अपने किसी भी साथी का या आसपास किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी मदद भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं हमारे आज के दोनों डॉक्टर से। दोनों ही एक बहुत यहाँ के जयपुर के नामचीन डॉक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा डॉक्टर वैभव वैष्णव का। ये एचओडी हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन मणिपाल जयपुर हॉस्पिटल में, क्रिटिकल केयर फिजिशियन विद 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन। इसके अलावा ये डॉक्टर एनबी क्रिटिकल केयर मेडिसिन में टीचर भी है इन राजस्थान। काफ़ी सारे पेपर पब्लिकेशंस इंटरनेशनल और नेशनल इनके हो चुके हैं। एक्टिवली इन्वॉल्व हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ में और स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है इनका एक्स्ट्रा कॉर्पोरल थेरेपीज और अल्ट्रासोनोग्राफी इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जितने लोग हैं सभी, काफ़ी लोग हैं, अच्छी तालियों की आवाज़ आ सकती है। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा हमारे दूसरे आज के स्पीकर हैं। He is an associate director in critical care medicine and IAS CCM college, faculty at Eternal Hospital Jaipur। पिछले 9 साल से वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। प्राइमरी क्लिनिकल इंटरेस्ट इनका ECMO ECMO, जैसे आप वेंटिलेटर आपने सुना है वैसे ECMO भी एक मशीन होती है, वेंटिलेटर से भी आगे अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उस पर लिया जाता है। ARDS सेप्सिस और क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन ICU, ये इनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। MBBS और MD इन्होंने प्रेस्टिजियस SMS मेडिकल कॉलेज से किया है और 2 फेलोशिप इन्होंने की हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, वन एट सर गंगाराम हॉस्पिटल और अनदर एट फोर्टिस वसंत कुंज दिल्ली। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर अनिल शर्मा का। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब हम सवाल जवाबों की तरफ चलते हैं। पहला जो सवाल है वो हम डॉक्टर अनिल शर्मा आपसे बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा अगर हम वैभव जी आप थोड़ा, हाँ ये आई थिंक दिस लेआउट इज परफेक्ट। देखिए सबसे पहले आम जनता को ये जानने की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ा एक भ्रांति और एक डर होता है जब हम ICU की बात सुनते हैं। ICU एक ऐसा वर्ड है कि जो मेरा मानना है कि ICU में जाने के बाद में आदमी की इमीडिएट केयर शुरू हो जाती है, लेकिन जब हम आम पब्लिक में अगर ICU वर्ड बोलें तो ऐसा उनको एक भयावह ऐसा प्रतीत होता है कि उनको लगता है ICU में गया मतलब कि पेशेंट के संग न जाने अंदर क्या क्या हो रहा है। तो एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब डॉक्टर ये कहते हैं कि मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत है या ICU की ज़रूरत है, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? ICU की ज़रूरत कब होती है और ICU से वेंटिलेटर पर पेशेंट को हम किस तरह और कब लेते हैं, कब उसकी ज़रूरत होती है? दूसरा, इमरजेंसी और ICU का डिफरेंस थोड़ा सा बताएं कि जब हम पेशेंट को सबसे पहले लेके जाते हैं तो एक इमरजेंसी एक यूनिट होती है हॉस्पिटल्स में, उसके बाद फिर ICU होता है। तो किस पेशेंट को तो आप इमरजेंसी में लेना चाहते हैं और किसको आप वहाँ से ICU में शिफ्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद वेंटिलेटर, तीनों चीज़ पर एक प्रिसाइज और अच्छा सा जो भी आप बता सकते हैं प्लीज़ बताएं। सर्वप्रथम तो मैं सबको मेरा अभिवादन। और समीन सर ने जैसे कहा कि मतलब आम धारणा है कि अगर मरीज को हम वेंटिलेटर पे ले रहे हैं, अगर मरीज को हम ICU में ले रहे हैं तो ये जीवन का अंतिम समय आ गया है। मतलब मैक्सिमम लोगों में, आम पब्लिक में इस तरह की एक धारणा प्रचलित है और हम रात दिन इससे अवगत होते हैं क्योंकि हम पेशेंट के
जो फैमिली है उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जब भी कोई रोगी शुरुआत में जब सिक होके आता है तो सबसे पहले हम उसको इमरजेंसी या ट्राइएज जिसको बोलते हैं वहाँ पे हम लेते हैं। ट्राइएज एरिया क्या है, ट्राइएजिंग क्या होती है? ट्राइएजिंग होती है कि मरीज की गंभीरता के आधार पर ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन से मरीज को हमको स्टेबल है तो उसको रूम में लेना है, अगर स्टेबल नहीं है, केवल मॉनिटरिंग की नीड है जहां हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में लेना है। लेकिन अति गंभीर मरीज जिनको वेंटिलेटर की इमीडिएटली आवश्यकता है या हो सकता है बाद में आवश्यकता है, या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजों में हम मॉनिटरिंग की नीड होती है, ऐसे मरीजों को भी हम आईसीयू में रखते हैं। तो ये एक पब्लिक में मिथ है कि केवल और केवल वेंटिलेटर वाले पेशेंट को ही आईसीयू में रखा जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर किसी मरीज को मिर्गी का दौरा आया तो दौरा आने के बाद में वो होश में आ गया, लेकिन उसको हम 24 आवर्स तक मॉनिटरिंग करेंगे। हमें नहीं पता है कि उन 24 घंटों के अंदर दोबारा भी दौरा आ सकता है। कई बार इनिशियल अवस्था में एमआरआई में भी बहुत सारी चीजें नॉर्मल आती हैं, लेकिन वो इवॉल्व हो रही होती हैं, बाद में वो चीजें प्रकट होती हैं, ऐसे में मरीज को दोबारा दौरा आ सकता है। जैसे जीआई ब्लीड, खून की उल्टी करके मरीज आता है, वो होश में होता है, कई बार बीपी भी उसका ठीक होता है और मरीज कहते हैं कि हमारे मरीज को तो आप रूम में कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है रात को अचानक उसको बहुत मैसिव ब्लीड हो, बहुत गंभीर उल्टी हो और उस मरीज को हमको एकदम से उसको जीवन रक्षक दवाओं पे लेना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको भी हमको मॉनिटरिंग के लिए भी हमको आईसीयू में रखना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रामक मिथक है कि भाई पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना है तो ही हमको आईसीयू में लेना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा मिथक, सबसे बड़ा, कि पेशेंट को अगर हम वेंटिलेटर पे लेते हैं तो ये जीवन का अंतिम समय आ गया है, ऐसा एक कॉमन प्रचलित सोच हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड है 50 से 70% मरीज जिनको वेंटिलेटर पे लिया जाता है वो सकुशल घर लौटते हैं। मरीज के वेंटिलेटर से लौटने में उसकी बीमारी की अवस्था और इलाज का समय और इलाज की गंभीरता, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो ये तय करते हैं कि मरीज वेंटिलेटर से सकुशल घर लौट के जाएगा या नहीं जाएगा। मेरे पास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें मैंने 97 साल की अम्मा, 90 साल के अंकल और ऐसे कितने ही लोग जिनको हमने वेंटिलेटर पे रखा है और 3-3 महीने 6-6 महीने वेंटिलेटर पे रहने के बाद में भी वो सकुशल घर लौटे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो ये सोचना कि वेंटिलेटर पे लेना मतलब जीवन का अंतिम समय, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये केवल और केवल ट्रांजिएंटली, अस्थायी रूप से की गई एक व्यवस्था है जिसमें मरीज अपनी खुद की सांस नहीं ले पा रहा है, आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, या आपकी सांस की जो मसल्स हैं उसमें पावर कम है, या किसी भी कारण की वजह से अगर उसको वेंटिलेटर पे लिया गया है तो उस अवस्था के सही होने तक उसके जीवन को बचाने का एक उपाय है, एक सहायक उपकरण है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तो आपने बताया कि वेंटिलेटर एक बचाने का साधन है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पर है और अब उसके बचने की उम्मीद काफ़ी कम है, और कई बार तो डॉक्टर्स बुला करके ये कह देते हैं। अभी हम वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की अगर बात करें तो धर्मेंद्र जी के बारे में सुना गया कि काफ़ी दिन से वो वेंटिलेटर पर थे, फिर डॉक्टर्स ने बुला के कहा कि भाई अब इनकी सेवा आप घर पे भी कर सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है। जो पेशेंट का अटेंडेंट है कि वो उसको इतना प्रेम करता है कि वो अगर उसको घर ले जाता है तो वो उसको एक अंदर आत्मग्लानि होती है कि भाई मैं इनको जो है कैसे घर ले जाऊं, और सारा मतलब लोग कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, या खुद को भी लगता है। बिल्कुल। और अगर वो वहाँ पे रखता है तो ये भी है कि कई बार उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। कई लोग इस चक्कर में बेचारे बर्बाद हो जाते हैं, 1-1 महीना, 2-2 महीना, 6-6 महीना वेंटिलेटर पर रहता है पेशेंट। उसमें कुछ समय हो सकता है जो आपने कहा कि जिसमें वो सब ठीक चल रहा है, तो ये इसकी एक्चुअल में पहचान कैसे की जानी चाहिए, कैसे डिसीजन पर आए? सर बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल है। देखो, बहुत सारी चीजें डिसाइड करती हैं। अगर मान लो मेरे पास में एक यंग बच्चा एक्सीडेंट हो गया है जिसको कि वेंटिलेटर की जरूरत है, लेकिन पेशेंट की फैमिली के अंदर एक धारणा है कि हमको मरीज को वेंटिलेटर पे नहीं लेना है, केवल इस वजह से क्या उसको दुनिया से जाने दिया जाए? एक 80 साल का व्यक्ति जिसने अच्छा जीवन जिया है, डेली सेंट्रल पार्क में वो 5 किलोमीटर चक्कर लगा रहे थे, हेल्दी जीवन था उनका, उनको अब निमोनिया हो गया और पेशेंट की फैमिली चाहती है कि नहीं, हमको उसको वेंटिलेटर पे नहीं लेना है और उसको हम आराम से वेंटिलेटर पे लेके और उसको बचा सकते हैं, तो क्या उसको वेंटिलेटर पे नहीं लिया जाए? उसी के दूसरी तरफ एक 87 साल के
व्यक्ति हैं या 80 साल के व्यक्ति हैं जिनको किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, जिनको कैंसर भी है जो कि सारे शरीर में फैल चुका है, और उसके बाद में हम उनको वेंटिलेटर पे ले रहे हैं, जहाँ पे हमको पता है कि प्राइमरी डिजीज जो उनका कैंसर है और जो उसकी अंग फेलियर है उनको हम हो सकता है सही नहीं कर पाए। तो ये एक ऐसा एक फिक्स्ड नियम नहीं है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और उसमें हम फैमिली के साथ मिलके सारे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम डिसीजन लेते हैं। और पेशेंट की फैमिली में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमको तो अंतिम सांस तक सारे प्रयास करने हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि नहीं भाई, ये तो फ्यूटाइल केयर है कि भाई इसमें हमको कुछ करके नहीं मिलेगा। लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम अभी तक भी इसके बारे में कोई डेफिनेटिव गाइडलाइन, DNR की जो गाइडलाइंस हैं अभी वो बन रही हैं, उसमें अभी तक ये नहीं है कि हम वेंटिलेटर पे लेने के बाद में उसको निकाल सकते हैं। अगर मेरे से कोई कहता है कि आईसीयू में आप उसका वेंटिलेटर निकाल दीजिए, तो मैं बोलूंगा नहीं, उसको हम नहीं निकाल पाएंगे, उसको आपको लेके ही जाना पड़ेगा। लेना है नहीं लेना है उस टाइम पे आप तय कर सकते हैं, वो भी केवल इलेक्टिव फेज में, जब तक कि हमारे हाथ में है। अगर पेशेंट क्रैश करेगा तो हमको लेना ही पड़ेगा, मेडिकल लीगली हमारे हाथ बंधे हुए हैं, उसको हमको वेंटिलेटर पे लेना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉक्टर वैभव से करेंगे, और हमारे पास समय की सीमा है, तो बड़ा अनिल जी ने बहुत अच्छे से और प्रिसाइज करके जवाब दे रहे हैं, आप भी उसी तरह से बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम ले पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आईसीयू में मरीज से मिलने के लिए जो अटेंडेंट आते हैं, कई बार मैं भी, आपको पता ही है कि अपनी सोसाइटी के थ्रू और खुद भी सीनियर भी हूँ इतना, तो बहुत अच्छे से काफ़ी कॉरपोरेट्स, हॉस्पिटल सबसे जुड़ा हुआ हूँ, एक अच्छा वाइड सोशल नेटवर्किंग है, और वो भी है पूरा हमारा एक सर्किल। तो बहुत बार मेरे पास सिफारिश के ये फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब पास एक्स्ट्रा बनवा दीजिए कि हमको अंदर आईसीयू में जाने को मिल जाए। अगर एक एज पर द रूल आपने 1 या 2 जन के बना रखे हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप है ना, हमारे 4 फैमिली मेम्बर हैं, उनके पासेस बनवा दीजिए। और कभी कभी कोई ऐसी सिफारिश आ जाती है कि वो बहुत क्लोज होते हैं, तो कभी कहना भी पड़ जाता है, हालांकि दिल गवारा नहीं करता। तो मैं चाहता हूं कि आज आप लोगों को बताएं, और जो भी आप सुन रहे हैं ये जानकारी आगे जाके आप लोग भी इसको स्प्रेड करें। तो इसमें ये चीज़ बताएं कि बार बार आने से इन्फेक्शन का खतरा कितना है उस पेशेंट को, जिससे कि वो लाड़ लड़ा रहे हैं या वो ये सोच रहे हैं कि हमारे को बार बार जाना चाहिए, हमारा पेशेंट है, तो उनके जाने से उनको क्या खतरा है या नहीं है, और कितना अलाउ होना चाहिए दिन में, एक बार में, 1 बार हो 2 बार हो। काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, बट इन्फेक्शन का खतरा जितना नंबर ऑफ एक्सपोजर्स बढ़ेंगे, इन्फेक्शन का खतरा तो रहेगा। पर कुछ मेटा एनालिसिस हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि अगर एडिक्वेट हैंड वॉश कर रहा है जो भी पेशेंट के पास जा रहा है, क्लोज विसिनिटी में जा रहा है, तो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली नहीं भी बढ़ेगा। बट द थिंग इज़ दैट कि हैंड वॉश जिस तरीके से किया जाना चाहिए, ये हमें अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को भी जो नए ज्वाइन करते हैं उन लोगों को सिखाने के अंदर इट टेक्स टाइम। सो फ्रॉम लेमैन वी कांट एक्सपेक्ट कि वो उतना मेटिकुलसली, उतना एडिक्वेट वो सारे स्टेप्स फॉलो करके हैंड वॉश एडिक्वेट तरीके से वो कर पाएंगे। सो एक्सेसिव टाइम्स विजिट करना ये अवॉइड किया जाए तो वो ठीक है, बट मोस्टली ऑफ द आईसीयूज मेरे ख्याल से दिन में 2 बार शायद अलाउ करते हैं। हम लोग 3 बार करते हैं हमारे वहाँ पे, मॉर्निंग एक 7 o'clock, फिर एक 12 बजे, एक 5 बजे के आसपास। आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। और दूसरा, रिपीटेडली बार बार अंदर जाने से या उससे रूटीन फंक्शनिंग भी आईसीयू की हैम्पर होती है। बहुत सारे पेशेंट्स की कुछ बॉडी केयर हो रही है, कुछ उनकी कैथेटर्स वगैरह चेंज किए जा रहे हैं, किसी की सोनोग्राफी हो रही है, कोई पेशेंट को एक्सपोज करके भी कुछ एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं। सो आई थिंक, और वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है उस जगह पे, तो उस रूटीन फंक्शनिंग को हैम्पर करना या उस इसकी स्पीड को स्लो करना, वो भी इन जनरल ओवरऑल आईसीयू की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। एट द सेम टाइम डिलीरियम, वो बाद में क्वेश्चन आएगा, उसको अपन कवर करेंगे, उसमें वो फ़ायदा दे सकता है, बट एक्सेसिव विजिटिंग अवॉइड करना ठीक रहेगा। तो इसमें सिर्फ हैंड इन्फेक्शन, मतलब अगर आप हाथों को साफ कर लें तो ही है, उसके अलावा भी और भी कोई चीज़ हो सकती है जिससे खतरा हो सकता है? और कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि उससे इन्फेक्शन वहाँ पे होने का डर रहेगा उसमें। ऑफ कोर्स कोई कोविड टाइप की या इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एरोसोल रूट से बहुत तेज़ी से फैलती हैं, उस वक्त एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता है, अदरवाइज हैंड वॉशिंग इज मोर देन सफिशिएंट। और आई थिंक ये भी होता होगा कि वैसे तो आप लोगों की तरफ से जितना मैं समझता हूँ, एज ए डॉक्टर मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करता, और आप लोग भी ये कहते ही होंगे कि भाई अगर आप आएँ तो आप हालचाल पूछ लें, देख लें, डॉक्टर से बात कर लें, बट दे शुड नॉट टच इट। अगर किसी चीज़ को टच ही नहीं करें तो और भी बेहतर है।
शुड अवॉइड सरफेसेज जो हैं, फोमाइट्स हम बोलते हैं, जहाँ से इन्फेक्शन नेक्स्ट साइट पे स्प्रेड करता है, जितना कम सरफेस को टच करेंगे उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू। तो अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ मैं आप लोगों से थोड़ा, हम इंटरेक्टिव भी रखते हैं इसको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखते हैं। आपसे ये पूछता हूँ मैं कि आप डॉक्टर्स जो हैं उसमें कितनी तरह के डॉक्टर्स को जानते हैं? एमबीबीएस सब जानते हैं? हाथ ऊपर करें। एमडी सब जानते हैं? एमएस सब जानते हैं? उसके बाद में डीएम जानते हैं? और एमसीएच जो उसी का सर्जरी वाला एक पार्ट होता है, ये सब जानते हैं? आप में से किसी ने कभी सुना है कि इंटेंसिविस्ट भी कुछ होता है? ऑनेस्टली हाथ उठाइए अगर किसी ने सुना है, और नहीं सुना तो मत उठाइएगा। इंटेंसिविस्ट कौन होता है? किसी का हाथ नहीं उठा। तो आज आपको ये भी बताते हैं कि इंटेंसिविस्ट कौन होते हैं। डॉक्टर अनिल, इंटेंसिविस्ट क्या होते हैं ये बताइए, और जो आईसीयू में जब इलाज होता है तो उससे जुड़े फैसले कौन लेता है? दूसरी बात क्या है कि आज आप लोगों का तो फील्ड की बात हो रही है, लेकिन मैं, क्योंकि मेरा एक डेंटिस्ट होने के साथ साथ दूसरी भी कुछ छोटी मोटी ऊपर वाले ने जो मेरे को क्वालिटीज़ दी हैं, उसमें एक मॉडरेशन या एंकरिंग की भी है, तो इसलिए मैं मॉडरेट कर रहा हूँ आज अपने दोनों छोटे भाइयों को। लेकिन मैं डेंटल सर्जन हूँ, थोड़ा भला मेरा भी हो जाए तो एक डेंटिस्ट्री से रिलेटेड सवाल भी आईसीयू के रिलेटेड पूछेंगे। तो आप बताएं इंटेंसिविस्ट क्या होते हैं, और आईसीयू से रिलेटेड जितने भी फैसले हैं वो कौन लेता है? सर ने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। एक्चुअली क्या है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन जो स्पेशलिटी है, ये टायर 1 सिटीज जैसे दिल्ली, बॉम्बे, हाँ, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, वहाँ पे तो बहुत पहले से अच्छे से एग्जिस्ट करती है, मतलब अच्छे से वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। जयपुर में मैक्सिमम जो हमारे क्रिटिकल केयर यूनिट्स थी, उनको पहले एनेस्थीसिया जो निश्चेतना वाले जो डॉक्टर्स थे ना, वो रन करते थे, तो उसमें इंटेंसिविस्ट और क्रिटिकल केयर फिजिशियन बहुत ही कम थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि हर आईसीयू, हर मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के जो आईसीयू हैं वो क्रिटिकल केयर फिजिशियन या इंटेंसिविस्ट रन करते हैं। तो इंटेंसिविस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जिसको कि गंभीर बीमारियों को इलाज के लिए अलग से प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके लिए हमारे इंडिया में बहुत सारी फेलोशिप्स होती हैं। जैसे कि मैंने गंगाराम से की, फोर्टिस वसंत कुंज से की, बॉस ने भी फोर्टिस वसंत कुंज से की है। ऐसे ही उसमें डीएम होती है, पोस्ट एमडी के बाद में 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद में भी फेलोशिप्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब लोग उसको जानते नहीं है, लेकिन वो एक इंटेंसिविस्ट जो होता है वो आईसीयू में सारे डिसीजंस जो होते हैं, मैक्सिमम डिसीजंस वो पेशेंट के रिलेशन में वो ही लेता है। जैसे कि पेशेंट को अगर संक्रमण हुआ तो उसको एंटीबायोटिक कौन सी देनी है, पेशेंट को न्यूट्रिशन कितना देना है, पेशेंट को नसों में खून ना जमे, उसको डीवीटी ना हो, उसके लिए कौन सी दवाई देनी है, पेशेंट की कौन कौन सी प्राइमरी टीमों को हमको इन्वॉल्व करना है, कि हमको लगता है कि नहीं ये अभी मरीज बेहोश है, हमको न्यूरो को इन्वॉल्व करना है, मरीज को जीआई ब्लीड हुई है, हमको गैस्ट्रो को इन्वॉल्व करना है। और सबसे मेन बात कि इंटेंसिविस्ट को खुद को भी इन सारी ब्रांचों की थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज होती है। आप ये सरप्राइज होंगे, बट इंटेंसिविस्ट को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की भी नॉलेज है, रेडियोलॉजी की भी नॉलेज है, न्यूरोलॉजी की भी नॉलेज है, फिजिशियन की भी नॉलेज है, सर्जरी की भी नॉलेज है, क्योंकि वो लाइंस डालते हैं। तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन एक इंटेंसिविस्ट अच्छा फिजिशियन भी होता है और सारी ब्रांचों की थोड़ी नॉलेज उसको होती है, और एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। सारी ब्रांचों में पेशेंट की फैमिली से बात करना, प्राइमरी टीम से बात करना, पेशेंट के डिसीजन मेकिंग करना, सारा एक कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो इंटेंसिविस्ट करता है। और पेशेंट की फैमिली के सामने फ्रंट फेस वही होता है, इसकी सारी चीजें उसी को बतानी है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट के लिए हमने अब ये डिसीजन लिया है, ये सारे फैसले इंटेंसिविस्ट लेता है। तो मतलब कि जो फैसले हैं वो इंटेंसिविस्ट लेता है आईसीयू से रिलेटेड, इसका जो जवाब है वो ये हुआ। और ये बिल्कुल बड़ी अच्छी उपयोगी जानकारी है कि देखिए इंटेंसिविस्ट जो होता है उसको हर फील्ड की नॉलेज होती है, तभी वो आईसीयू, क्योंकि आईसीयू के अंदर तो सभी तरह के मरीज आएंगे, ये तो है नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड का मरीज आएगा, उसमें तो जो भी प्रॉब्लम है, अगर किसी को कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, तो उसको भी आईसीयू में तो लाया ही जाएगा। तो आईसीयू से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, इंटेंसिविस्ट जिसको हम बोलते हैं, उनको सब फील्ड्स की जानकारी होती है। और यहाँ पर इंटेंसिविस्ट अभी हमारे साथ दो मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा और डॉक्टर वैभव वैष्णव। तो ये इंटेंसिविस्ट 2 आपके सामने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, इस तरफ जो लोग बैठे हैं उनसे पूछता हूँ, सब आईसीयू में आपने कभी विजिट किया है, आपने कभी कोई एडमिट हुआ हो, कुछ हो, तो क्या चीज़ है जो डराती है वहाँ सबसे ज़्यादा? मतलब पेशेंट तो अंडर केयर है, डॉक्टर्स के केयर में है, लेकिन क्या चीज़ है जो आपको उसको देख करके क्या चीज़ डराती है? मशीन है।
वायर्स, ट्यूब्स, मशीनें इतनी सारी, है ना, डर लगता है ना कि ये बेचारा ये इसकी क्या क्या चिपका दिया बॉडी के ऊपर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी को लेकर के है कि आप ये बताएं डॉक्टर वैभव कि ये जो जब हम आईसीयू में जाते हैं तो इतने सारे ट्यूब्स, वायर्स, मशीनें जो लगी होती हैं, उनको देख के जो लोग घबराते हैं, अटेंडेंट्स डरते हैं, है ना, तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आप बताइए कि वो एक्चुअल में उनकी दोस्त हैं, वो उस मरीज की दुश्मन नहीं है, उसको आप थोड़ा सा बताइए। वायर्स और जो मशीन्स हैं वो बेसिकली मॉनिटरिंग के, आप थोड़ा मुस्कुरा के बताइए, नहीं तो और ज्यादा डर जाएंगे। आई थिंक मॉनिटरिंग का इंटीग्रल पार्ट है वो, पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है। जैसे सपोज बीपी चेक करना है, तो आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर एक कफ बांधता है, फिर उसको ऐसे ऐसे करता है और फिर वो बताता है कि आपका बीपी से वो भी 130/80 जो भी है ऐसा बीपी। बट हमारे सिनेरियो में इस तरह का नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारे जो टिपिकल आईसीयू पेशेंट्स हैं जो आईसीयू में आते हैं, उनको अगर हम यहाँ कफ बांध के मॉनिटरिंग का ट्राई करेंगे, उसमें रीडिंग कुछ भी नहीं आएगी इनिशियली, स्पेशली जब हम रिससिटेट कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, उस वक्त ऑलमोस्ट नॉट रिकॉर्डेबल बीपी होता है। सो इसी एक एस्पेक्ट में देखें अगर, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए, इन्वेजिव बीपी मॉनिटरिंग चाहिए। हम उसके हाथ की एक धमनी में एक लाइन डाल के उसको डायरेक्ट ट्रांसड्यूसर से मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं, तो वो बीपी का जो ग्राफ आएगा वो हमको बीट टू बीट बीपी कितना आ रहा है, एंड इतना क्लोज मॉनिटरिंग की एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे जो बीपी बढ़ाने की जो मेडिसिन दे रहे होते हैं, जिनको आप जीवन रक्षक दवाइयाँ कह रहे होते हैं, उनकी टाइट्रेशन वो बहुत क्लोज लेवल पे करनी होती है। आधे घंटे 1 घंटे में बीपी देख के उसकी डोज कम ज़्यादा करेंगे, ऐसा आईसीयू में नहीं चल सकता है। तो दैट्स वाई वो अब वो वायर भी चाहिए आपको, वहाँ से वो ट्यूब भी चाहिए, पीछे मॉनिटर भी चाहिए, उस पर वो लाल सा ग्राफ आता हुआ भी दिखेगा। ऑफ कोर्स डे टू डे लाइफ में या हम क्लिनिक्स में इस तरह के सीन्स नहीं देखते हैं, तो वो थोड़ा सा डराने वाला है, ऐसा लगता है कि आदमी कम दिख रहा है और मशीनें ज़्यादा दिख रही है टाइप्स। बट वो रिक्वायर्ड है क्लोज मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेंटिलेटर लगाएंगे तो एक ट्यूब डालेंगे, ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन, मुंह से ट्यूब जाएगी, ट्रेकिया में जाएगी और वहीं पे ऑक्सीजन डिलीवर करना है। अब अगर ऑक्सीजन शरीर में पहुंचानी है तो लंग का जितना पास में पहुंचा सकेंगे तब डिलीवर ठीक से होगी। ज़्यादा सिक नहीं है पेशेंट तो एक ऑक्सीजन का मास्क लगता है, उससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है, वार्ड में रहता है पेशेंट। पर वो जब नहीं उससे काम चल रहा है, उसीलिए वो पेशेंट आईसीयू में है, तब इन्वेजिवनेस का रोल आता है। ट्यूब्स को, लाइंस को बॉडी के अंदर डालना पड़ता है। कुछ मेडिसिन है जो पेरिफेरल कैनुला से, जो यहाँ जो हाथ में या कैनुला लगता है, उससे हम नहीं दे सकते। नॉरएड्रेनालिन, पोटेशियम क्लोराइड, एमियोडार्म, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईसीयू में रूटीनली काम आती हैं। तो उनको लेने के लिए हमें सेंट्रल लाइंस लेनी पड़ती हैं। उसका एक्सट्रीम वर्जन है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट लंग बाईपास मशीन पे लेना पड़ता है। तो वो बड़ी ट्यूब्स के बिना या बड़े वायर्स के बिना वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। ऑब्वियसली देखने में वो सारा कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर जो चीज़ लाइफ को सपोर्ट कर रही है उसको हमें अपने साथ में रखना पड़ेगा। वो दोस्त है हमारे, वो हेल्प कर रहे हैं हमारे ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट को प्रोटोकॉलाइज करने के अंदर, तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं होती है। वो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो। मतलब वो हमें पूरे टाइम 24 आवर्स, क्योंकि आईसीयू में जो मरीज होता है वो डेफिनेटली एक आम बीमारी नहीं है, उसको बीमारी थोड़ी सी सीवियर स्टेज पर अपनी गंभीरता की तरफ चली गई है, तो पूरे टाइम ये पता चलता रहे कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए वो सारे वायर्स और मशीनरीज लगाई जाती हैं, जिससे कि डॉक्टर्स उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं और कोई भी आपातकालीन स्थिति होने पर उससे रिलेटेड फील्ड के डॉक्टर को बुला के तुरंत उसका मैनेजमेंट किया जाता है। एम आई राइट? रादर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती है इंटेंसिविस्ट को आपातकालीन स्थिति में। इफ यू आर अ ट्रेंड इंटेंसिविस्ट, दिस थिंग्स आर टू बी टेकन, वो सारी टेकन केयर, वो सारी आईसीयू में आईसीयू की टीम ही मैनेज करेगी। उस वक्त उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जो बेस्ट ट्रेंड डॉक्टर्स हैं वो इंटेंसिविस्ट होते हैं। और आपातकालीन नहीं बल्कि इलेक्टिवली प्लान करके भी नेक्स्ट 3 दिन का पेशेंट का आईसीयू में क्या प्लान है, वेंटिलेटर सेटिंग्स क्या रहेंगी, एंटीबायोटिक्स कब तक कंटिन्यू करना है, फ्लूइड्स कितना देना है, फीडिंग कब तक देनी है, बढ़ानी है या होल्ड करनी है, या कोई प्रोसीजर करना है, उनको कुछ ड्रेन्स डालने हैं बॉडी में, वो सारी चीज़ आईसीयू का डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा। ओके ओके। कुल मिला के ये एक डायनेमिक अवस्था है। आईसीयू का पेशेंट स्टेबल पेशेंट नहीं है। अभी आपको स्टेबल दिख रहा है, हो सकता है दोपहर में बहुत सिक हो जाए। तो इस डायनेमिक स्टेज को हम कैसे पता करेंगे? उसको पता करने का जरिया है मॉनिटरिंग।
और वो मॉनिटरिंग प्रॉपर होगी, हमको पता लगेगा तो वो उसका उपचार होगा। तो वो जो हिस्सा है वो केवल और केवल इसीलिए इन मरीजों में लगाया जाता है क्योंकि इन पेशेंट्स में डायनेमिक्स बहुत होती है। एक मरीज हमको दिन में 5 बार 6 बार ऐसा हो जाता है कई बार कि वो डिप कर जाता है, फिर स्टेबल हो जाता है, फिर डिप कर जाता है, फिर स्टेबल हो जाता है। तो इस स्टेज को हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए मॉनिटरिंग चाहिए। दैट्स व्हाई वी नीड दीज काइंड ऑफ मॉनिटर्स एंड ऑल थिंग्स। दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेते हैं। एक मिथ और है लोगों को कि जब हम आईसीयू में जाते हैं तो ऑक्सीजन सपोर्ट एकदम शुरू कर देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या हर मरीज में द मोमेंट वो आईसीयू में आएगा उसको ऑक्सीजन आप लोग देते हैं, या आप ये देखते हैं कि किसको जरूरत है उसी को देंगे? दूसरा, क्या ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो नुकसान कर देती है फेफड़ों का? और एक ये कि सबका ये, कई बार मैंने लोगों से सुनता हूँ कह रहे यार, और बड़े वाले जो ये अस्पताल होते हैं इनमें डेली के डेली एक्सरे करते हैं, डेली ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, डेली ये टेस्ट करते हैं, रोज बिल बिठाते हैं। तो ये डेली एक्सरे करना या दूसरे टेस्ट करना ये कहाँ तक आवश्यक है और ये क्यों किए जाते हैं? इसका जो है फायदा क्या है वो, और दूसरा ऑक्सीजन से रिलेटेड मेरा एक सवाल है। जी, तो सबसे पहला सवाल कि सर ने बोला कि ऑक्सीजन की जरूरत हर मरीज को होती है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। हर मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और ऑक्सीजन अतिरिक्त देने का जिस मरीज को जरूरत नहीं है उसका नुकसान है। नुकसान इसलिए कि ऑक्सीजन भी एक ड्रग है, एक दवाई है। सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है, जैसे आप पैरासीटामोल लेते हैं 650 mg डोलो सुबह दोपहर शाम, उसी तरह ऑक्सीजन को भी हम प्रेस्क्राइब करते हैं। जब हम इंटेंसिविस्ट हमारे नोट्स डालते हैं तो हम लिखते हैं भी हाँ 2 लीटर्स ऑक्सीजन देनी है, इस माध्यम से देनी है।